जनाब अब बात यह है कि ये हमारे यहाँ वाटर जो है ये तो एक फिलोसफिकल रिडल सा बनता जा रहा है, यानी लोगों ने यहाँ बना दिया है या हकायक हैं क्या। पानी वाटर डेफिशिएंट तो नहीं है पाकिस्तान, पहली बात। वाटर रिच है, रिच है ना। हाँ जी। हम आगे चलेंगे, अब इससे आगे सवाल आप खुद ही इसमें आप हमें एलैबोरेट करते जाएं। मुझे एक साहब मिले, डॉक्टर जॉन स्टीन उनका नाम था, ऑस्ट्रेलिया से आए, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी थे और वाटर से भी रिलेटेड इश्यूज़ पे उनकी बड़ी। तो मैंने कहा कि डॉक्टर, मैंने अंग्रेज़ी में जो उनको सवाल जवाब किए तो हमें पता चला कि जी ऑस्ट्रेलिया का बहुत सा एरिया जो है वो वाटर स्केर्स है, पानी की कमी है। उन्होंने कहा हाँ जी सही है। तो मैंने कहा जी आपने इसको ओवरकम कैसे किया, इससे कैसे नबरदार मार हुए। उन्होंने कहा जी कम्युनिटी, अवाम और हुकूमत ने मिल के। तो ओवर टू यू नाउ कि पहले तो पानी की कमी है क्या है, हमने इस इतनी बड़ी ताकत को, इतनी बड़ी रिसोर्स को हार्नेस करने में नाकाम क्यों हुए और असल इश्यूज़ हैं क्या जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत बुनियादी सवाल किया है पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है, के हवाले से। एक बात याद रख लें, आज जो हमारी एक इंफॉर्मेशन की दुनिया है ये इंतहाई फास्ट है। कोई भी चीज़ चाहिए, हम गूगल पे चाहें और नेट पे जाएं और जाके हम अगर उसकी तहकीक करें तो हमें असल हक़ाइक़ का पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है। आप इकॉनमी की बुनियाद को पढ़ें सदियों से, सैकड़ों सदियों से, तो ये जो हमाला है ये इंतहाई अमीर तरीन खित्ता पानी की वजह से। इसके शुमाल में चाइना और जुनूब में यूनाइटेड इंडिया, ठीक, बरसगीर पाको हिंद, इंतहाई अमीर तरीन। दुनिया की 26% दौलत यूनाइटेड इंडिया में थी। दुनिया की 26% दौलत यूनाइटेड इंडिया में थी। ठीक, नेचुरल दौलत, इकोनॉमी, ठीक ठीक। और दुनिया की 26% दौलत चाइना में थी, 25%, सॉरी। यानी ये दुनिया की आधे से ज़्यादा जो दौलतमंद थे ये दो ममालिक थे। उसकी रीज़न क्या है कि पानी के 3 बड़े मंबा हैं जो साफ पानी है, 2 तो किसी काबिल नहीं है, बहर-ए-मुंजम शुमाली में और बहर-ए-मुंजम जनूबी में, ठीक है। और बीच में एक बहुत बड़ा खित्ता है, तो अंटार्कटिका कहते हैं, अंटार्कटिका कहते हैं या ग्रीनलैंड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पानी कहाँ इस्तेमाल होगा। तो ये जो को हमाला है इसके शमाल के अंदर चाइना के यंगजी रिवर, येलो रिवर वगैरह बहते हैं, हाँ, वहाँ उन्हें आबाद करते हैं। और जनूब के अंदर हमारे 2 बहुत बड़े बेसन, एक गंगा बेसन और एक हमारा इंडस बेसन, जिसे सिंतास कहते हैं, जिसे हम सिंतास कहते हैं, ठीक है। गंगा बेसन, इंडस बेसन बड़ा है, गंगा बेसन बहुत बड़ा है, लेकिन कहते हैं इंडस बेसन भी बहुत बड़ा है, वो महदूद है। महदूद किस तरह है कि वो शमाल से आता है और वो मशरक़ की तरफ निकल जाता है, यूपी से होता हुआ बाहर की तरफ होता हुआ बंगाल के अंदर, ठीक है। उसका पूरा वस्ती इंडिया और जनूबी इंडिया उसके अंदर नहीं आता, यानी ज्यादा एरिया को वो कवर नहीं करता। लेकिन इंडस बेसन ऐसा है कि शमाल से निकलता है और सीधा जनूब में जाता है, और रास्ते में हजारों लाखों एकड़ जो है। 1871 में इंजीनियर गलबर्ट थे, एडिशनल सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब के। अच्छा, उस वक्त पेशावर जो था वो भी पंजाब का हिस्सा था, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। उन्होंने 1871 में कहा था कि मैंने कालाबाग से आगे ऊपर एक मुकाम देखा है जहाँ पर कुदरती तौर पर एक डैम बना हुआ है, अगर उसे हम बना लें तो हम समंदर तक पानी की कमी नहीं होगी। 1871 में बाकायदा उन्होंने ये, क्या नाम क्या था उनका? इंजीनियर गलबर्ट, एडिशनल सेक्रेटरी थे, ठीक है, हमारे आपाशी के इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब के, ठीक है। कागजों में रह गया। आप अंदाज़ा करें कि जब आगे बात चली तो मुख्तलिफ उस वक्त, देखिए हम तो आमतौर पर इल्ज़ाम लगाते हैं जी हम पाकिस्तानी सुस्त हैं, तो इसका मतलब 1871 से 47 तक तो अंग्रेज ही थे ना, तो उन्होंने भी आगे नहीं बढ़ाई बात। वो नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, हाँ, उस वक्त सिस्टम चल रहे थे। सबसे पहले सिस्टम चल रहा था आपका रिवर सतलुज पर। सतलुज पर उन्होंने 1873 के अंदर सरहिंद कैनाल बनानी स्टार्ट की, जिसमें पटियाला, जंड, नाबा बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, उन्हें पानी दिया। अच्छा, ये जो आपका है ना हाकड़ा रिवर, ये बरसाती दरिया है, और जब अपना सतलुज में काफ़ी पानी आता था और वो बहता था तो वो पानी जो था हाकड़ा में चला जाता और वो चल पड़ता था। आपके जो फोर्ट अब्बास की तहसील है बावल नगर की, उसके जुनूब में तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर नीचे मरोट के इलाके से वो आता है और वो फिर पूरे चोलिस्तान से निकलता हुआ थर में चला जाता है, ठीक है। अब वो जब उन्होंने सरहिंद कैनाल बनाई तो वो जो बरसात में पानी आता था सतलुज से वो आना बंद हो गया और वो दरिया खुश्क होता चला गया। पहले भी कभी 2 साल। अब सतलुज की क्या पोजीशन है? वो तो हमने भेज दिया,
वो जो अच्छा मैं ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सतलुज के बाद फिर ये जो नवाब भालपुर थे, उन्होंने सतलुज वैली प्रोजेक्ट बनाया, उसके साथ उन्होंने काम किया। और यहाँ पर भी जो था ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब चनाब के ऊपर, झेलम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाए हुए थे। अब वो जो अपना इसी असना में पहले जंग अजीम हुई, दूसरी जंग अजीम हुई, तो वो पूरा मार्शल एरिया करार दे दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जंगजू किस्म के लोग, नहीं, जंगजू क्या, वो बेचारों के पास कुछ था ही नहीं सवाई लड़ने के, सवाई लड़ने के, ठीक है, तो वो उन्होंने फौज में दाखिल किया, भर्ती कर ली, मार्शल एरिया बन गया उसे, लेकिन पेंडिंग रखिएगा, कागजों में मौजूद था। तो जब पाकिस्तान बना है तो फरवरी 1948 में पाकिस्तान के पहले बजट में आपका मियां वाली हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर, जिसे आज हम कालाबाग डैम कहते हैं, वो मंजूर हुआ। अच्छा, क्या नाम था? मियां वाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। 500 मेगावाट का उस वक्त मंजूर हुआ था। उस वक्त हमारी ये पोजीशन थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हम 60-61 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, पूरे पाकिस्तान में। और रिक्वायरमेंट कितनी थी? रिक्वायरमेंट तो जितनी भी थी, रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा हो सकती है। तो पहले 500 मेगावाट का वो प्लांट बना, और उसके साथ नारा कैनाल भी मंजूर की गई। और इसी तरीके से जो मशरक़ी पाकिस्तान था, वहाँ करनाफुली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। ये पाकिस्तान के पहले बजट की कहानी है। असल में बात यह है कि हमारी इकोनॉमी तो एक्चुअली वाटर इकोनॉमी है, एग्रो इकोनॉमी है, और यहीं पर इसी इकोनॉमी को मारने के लिए, पाकिस्तान को लंगड़ा लूला बनाने के लिए जो हेड थे पानी के, वो इंडिया को दिए गए, ज़बरदस्ती दिए गए। हालांकि 3 जून 1900 यानी पानी का कंट्रोल उनको दे दिया, उन्हें दिया। हालांकि 3 जून 1947 में जब ये लॉर्ड माउंटबेटन आया था, तो उसने ऐलान किया था कि जिन इस्लाम में मुसलमानों की अक्सरियत होगी वो पाकिस्तान। अच्छा, ये भी थोड़ा सा आम आदमी का कंसेप्ट क्लियर कर दें कि पानी हमें ज्वाइन किया जी अभी मोहसिन अहमद सैयद साहब ने। मोहसिन अहमद सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें टाइम दिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में जनाब मोहम्मद सुलेमान ख़ान, आप सिंध तास वाटर काउंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। तो हम अभी वाटर के इशूज़ और उसके बाद फिर एनर्जी के भी जो रिलेटेड इशूज़ हैं, हम आपको ज़हमत देंगे कोई अगले चंद लम्हों में। तो जनाब आप बता रहे थे जी, ये बताएंगे जो पानी का फ्लो जितना भी पाकिस्तान में आता है, वो भारत ही से आता है या हमारे अपने भी गुजराए हैं? नहीं, हमारे अपने तो जरा तो छोटे मोटे हैं, दरिया काबुल हुआ, इधर कुनार हो गया, दरिया काबुल है। बात इस चीज़ की है कि हमारे जो इंडस है, रिवर इंडस, उसमें भी काफ़ी पोटेंशियल जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है। यानी हम भारत के मोहताज नहीं है? नहीं, मोहताज तो इस लिहाज से कि हमारी गर्दन तो उसके पास है। अच्छा, वो कैसे? वो मुआहदे के रूह से? नहीं, मुआहदे के रूह से नहीं, वैसे ही दरिया जो पानी का फ्लो ऐसा है, उन्हीं में से गुजर के ऐसा है। कारगिल से ऊपर इंडिया है, जहाँ से वहाँ पर ये आपका इंडस दाखिल होता है। इसी तरीके से मकबूजा कश्मीर से झेलम और चनाब आते हैं, ये तरतीब से करके आते हैं। तो उस लिहाज से एक किस्म का कंट्रोल ऐसा है। अच्छा, अब बात इस चीज़ की है कि जब ये पाकिस्तान बना है, तो ये पानी का कंट्रोल जो था, जो आपके इस पूरे इस एरिया में आ रहा था, और जो कि रावी सतलुज ब्यास का जो इलाका है, ये इंतहाई ज़रख़ेज़ इलाका था, और इनके हेड इंडिया को दे दिए। जब इंडिया को दिए, उसने पानी बंद किया, और तकरीबन 12 साल ये झगड़ा चलता रहा। इसकी तो आर्बिट्रेशन भी फिर हमारी आखिरकार 1960 के अंदर टिटी हुई। लेकिन एक अफसोस की बात है कि हमने उस डिस्प्यूटेड एरिया में इंडिया को बाकायदा इजाज़त दे दी कि आप यहाँ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये एक ऐसी गलती थी भाई, आप उस मुतनाज़ इलाके में किस तरीके से आप इंडिया को इजाज़त दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी एक गलती थी, जिसके हम ये ब्लंडर था हमारा, ये एक ब्लंडर था। चलें अब हम मोहसिन अहमद सैयद साहब की तरफ जाते हैं। मोहसिन साहब कैसे हैं आप जनाब? खैरियत से हैं? चलो माशाल्लाह जी, बहुत खुशी हुई जनाब आपसे रब्ता हुआ। अच्छा मोहसिन साहब, हम इशूज़ डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम पानी की बात कर रहे हैं कि पानी दुनिया की एक बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पावर जनरेशन के लिए। अब पावर जनरेशन से सन्नतें चलती हैं। अभी तो आपने देखा होगा एक एक्सपेडिशन ऊपर स्पेस में गया है, तो उन्होंने कहा जी अब मार्स में भी कहीं ना कहीं मरीख में सारा पानी के कोई शवाहिद मिले हैं। तो ये बताएं कि पानी से जनरेशन के हमारे जो मंसूबे हैं, आप इसमें को बड़ा हमें पूरी उम्मीद बातें बताते हैं और प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशंस बताते हैं। इसमें हम किस हद कितना पोटेंशियल है और हाउ टू गो फॉरवर्ड, यानी कि आज क्या स्टेप लेना है, कल क्या लेना है और किस सतह पे होना चाहिए जनाब? जी मियां साहब, एक छोटा सा पहले मैं पॉइंट आपको बता दूं। रेन हार्वेस्टिंग, पाकिस्तान वाटर शॉर्ट हो चुका है
और अच्छा। जब मैंने सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया था तो मैंने जो हमारी सड़कें थी ना, जी जी। उनको हमने बीच में उनको हमने फ्लोटिंग इनवर्ड्स रखा था, और बीच के अंदर जो हमारी 20 फुट चौड़ी ग्रीन एरिया है उसके अंदर हमने पानी के कुएं बनाए 6 फुट डायामीटर के, 20 फुट हम उनको नीचे लेकर गए, और उसके नीचे हमने 40 फुट का आप समझे एक उल्टा ट्यूबवेल बनाया। अच्छा जी। और जितना भी बारिश का पानी वहां आता है वो हम जमीन के नीचे ले जाते हैं स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो हमें एक तो सलमान साहब एक्सपर्ट हैं वाटर मैटर्स के अंदर, जितना भी हमारा बारिश का पानी है ना, जी जी। इसको हमें अपने पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर लेक्स बना के हमें स्टोर करने का बंदोबस्त करना चाहिए। वो ठीक है। एक्सपर्ट है, लेकिन मेरी जो मैं जब अमूमन फ्लाइंग करता हूँ लाहौर से कराची की तरफ, जी। तो मैं ये देखता हूँ कि जब भी हमारा रिवर इंडस वगैरह जब मशरिक की तरफ जाता है ना, तो जी। हमें चाहिए कि वहां पे उसको लूप देके और वहां पे उसकी लेक्स बनाई जाएं, और लेक्स बना के उन बारिश के सारे पानी को हमें स्टोर करना चाहिए, और वो हमें रिवर अपना अरेबियन सी में उतना ही डालें जितना हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट को रिक्वायर्ड है। उसके अलावा सारा पानी हमें स्टोर कर लेना चाहिए। ठीक है। नहीं तो ये ये तो हो गई कम्युनिटी बेस्ड हो या कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट मिलके, ये लोकल सतह पे भी तो हो सकता है ना? जी सर, ये बिल्कुल हो सकता है, लोकल सतह पर भी हो सकता है, प्रोविंशियल वाइज भी हो सकता है, और इसी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और दूसरा जो मेरी सजेशन है ना, मैंने पहले भी आपको अर्ज की थी कि हमने जब 1920 के अंदर रिनाला खुर्द के अंदर सर गंगाराम ने नहर के ऊपर 1.25 मेगावाट का हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया, उसके अंदर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो इतना सिंपल है कि वो हम अपने गुजरावाला, डस्का और इस एरिया में बना सकते हैं, और वो भी तो अर्जान नरखों पर, यानी महंगा नहीं होगा। जी बिल्कुल, अर्जान नरखों के ऊपर हमें 2 रुपए की पड़ती है ये बिजली, पानी वाली बिजली। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सारी नहरों के ऊपर जहां जहां नहरों का फॉल आता है ना, 10 फुट का, 15 फुट का जब लेवल उसका चेंज होता है, हम उस फॉल के ऊपर पावर जनरेशन करें, और हम लोकल बनाए हुए लोकली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट लगाएं, ताकि ना हमें इंपोर्ट करना पड़े, ना हमें डॉलर खर्च करना पड़े। और मेरे हिसाब से अगर हम ये जो नहरों के ऊपर कम से कम 5000 मेगावाट इंस्टॉल कर लेंगे, ये तकरीबन मेरे हिसाब से 500 बिलियन रुपीस की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो जी मोहसिन साहब, आप बात बता रहे थे कि ये रिजर्वायर की, जैसे मोहसिन साहब ने भी बात अच्छा, की। चीज़ ऐसी है कि हम पानी में रिच तो हैं, ठीक लेकिन है। उस पानी का प्रॉपर यूज़ होता है। अब जैसा मोहसिन साहब ने बात की कि इरिगेशन डिपार्टमेंट रुकावट डालता है, एक हद तक ये बात सही है। ठीक है। वो क्या रीज़न क्या है कि नहरों के पानी का फ्लो ज़रूरत है इस बात की कि हमने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए देना है। ठीक है। अच्छा, अब पानी पीछे से जितना आ रहा है वो सारा डैमों के मरहून मिन्नत है। अब वहाँ पर पानी का शॉर्टेज, आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि 30 सितंबर को जो हमारा ये बरसात का आखिरी दिन होता है, उस वक्त हम डिक्लेयर करते हैं, इरसा डिक्लेयर करता है जी इस साल 19% शॉर्टफॉल है, इस साल 30% शॉर्टफॉल है। वो जेन्युइन डिक्लेरेशन होती है या वो भी? बिल्कुल बकायदा पेपर किया होता अच्छा, है, कैलकुलेशन होती है पूरी। कंटिन्यू शामिल है। फॉर एग्जांपल आज के दिन हमारा त्रिबेला फुल हुआ है, तकरीबन जो मंगला डैम है इसमें भी 1.5 मिलियन एकड़ फुट की अभी कमी है। अच्छा, कमी वो है। भी शायद भर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब पानी आप अंदाजा करें कि मंगला की जो सेडिमेंटेशन हुई है वो उससे उसको करते हैं ये डिसिल्टिंग वगैरह के, वो तो पॉसिबल नहीं है। ड्रेजिंग वो सारे पॉसिबल हैं, वो एक अलग इशू है। अच्छा। अब आपका अंदाजा करेंगे पूरे तकरीबन 2 हफ्ते से 1.5 से पौने 2 लाख क्यूसेक पानी बिलो कोटरी जा रहा है समंदर में। ठीक है। कंटिन्यू जा रहा है, वो तो बिल्कुल ज़ाया हो रहा है। वो ज़ाया जा रहा है। ठीक है। आप अंदाजा करें कि 30 तो वहां पे भी तो कुछ बनाया जा सकता है ना, बराज या 30 मिलियन एकड़ फुट पानी जी एवरेज समुद्र में जा रहा है। जैसे कोटरी बराज है, वो क्या करता है, वो किस चीज को केटर करता है? देखिए, बराज जो है ना, इनमें एक उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है, कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। ठीक। अब आपके काला बाग से नीचे जितने भी हैं साइड, बराजेस वगैरह, जितने भी साइड्स हैं, जितने भी साइड्स हो सकते हैं, उनकी कैपेसिटी इंतहाई कम है, उससे भी नीचे नहीं है। नहीं तो फिर वो मौसम साहब वाला नुस्खा नहीं सही कि रिजर्वायर ज्यादा बना बिल्कुल नामुमकिन है। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है आपके सेवन शरीफ पर, वो भी 0.5 मिलियन एकड़ फुट की रिजर्वायर कैपेसिटी है। अच्छा, इससे अलावा नहीं है। हाफ अ मिलियन। हाफ ए मिलियन।
अच्छा। और आपकी जो तरबेला डैम, मंगला, ये लेकिन कालाबाग आपका तो डैम है, ज़ाया होता है, पता नहीं 10-12 मिलियन कितना होता है? ये जो 30 मिलियन एकड़ फुट, 30 मिलियन एकड़। 30 मिलियन एकड़ फुट, जिसकी वर्थ इकोनॉमिकली $60 बिलियन सालाना है, $2 बिलियन पर मिलियन एकड़ पर फीट। मिलियन एकड़ फुट हम ज़ाया कर रहे हैं। और फिर क्या होता है कि उस फ्लड की वजह से, देखिए नहरी जो सिस्टम चलता है हमारे बैराज के मरहोने में नहीं तो फिर कालाबाग डैम अकेला कैसे इस चीज को रोक सकता है? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात असल है। तो सवाल है, कालाबाग डैम, इतना बड़ी कैपेसिटी तो उसकी भी नहीं होगी। कालाबाग डैम 6.1 मिलियन एकड़ फुट का है। उसने सिर्फ रोकना नहीं है, उसे मॉनिटर करना है, रेगुलेट करना है। रेगुलेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, एक पुराना जब ये इंडस वाटर ट्रीटी बनी थी तो कालाबाग डैम मंजूर हुआ था, और बकायदा वो उस इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कालाबाग झेलम लिंक। ये जो फिर बाद में कालाबाग की जगह तरबेला बना तो ये चश्मा झेलम लिंक कर दिया, तो ठीक। उन पेपर में वो मौजूद है। अच्छा, वो जो कालाबाग झेलम लिंक है अगर आज भी बन जाए तो समझेंगे हम जितना फ्लड वाटर है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, हम चलते हैं मोहसिन अहमद सैयद साहब। मोहसिन साहब, ये इज इट डूएबल जो आप बात कर रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल डूएबल है ना। अब जैसे सलमान साहब ने बताया कि इतना पानी क्योंकि हमारे रिजर्वायर भर गए हैं जी, अब जो ओवरफ्लो है वो हम जाने दे रहे हैं उसके थ्रू, और ये ओवरफ्लो जो है ना, ये हमें चाहिए कि जिस एरिया के अंदर भी फ्लैट एरिया अवेलेबल है, और क्योंकि हम ये इसको अगर आप गूगल मैप पे भी देखें या जहाज में फ्लाई करते हुए देखें, और क्योंकि हम अमूमन फ्लाई करते हैं 10,000 फुट के ऊपर, तो हमें बड़ा क्लियर व्यू नजर आता है कि खास तौर पे जब हमारे दरिया मशरिक की तरफ बेंड लेते हैं ना, अपने आप को सेल्फ, जैसे कुदरत का रेगुलेशन का, स्पीड रेगुलेशन का एक निजाम है, तो उस वक्त हमें वहां पे 50-50 किलोमीटर की हमें लेक्स बनानी चाहिए, और उनको अगर हम 10-10 फुट 20-20 फुट गहरा पानी बना दें, वहां पे डिचिंग कर दें, तो ये आराम से हम पानी, बहुत सारा पानी स्टोर कर सकते हैं, जो कि फिर हम बाद में अपने अंडरग्राउंड रिजर्वायर को रिप्लेनिश कर सकते हैं। और ये पानी हम बजाय इसके कि हम इसको समंदर में फेंकें, जितना जरूरत है वो हम फेंकें वहां पे, जो वहां की फॉरेस्ट है उसके लिए, कोस्टल फॉरेस्ट के लिए, वहां पे जो हमारी ये समंदरों की जो सी फूड है उनके लिए फेंकें, लेकिन जो बाकी हम बचाएं और उस पानी को हम अपने पूरे मुल्क के अंदर इस्तेमाल करें। जब वो एक दफा नीचे चला जाएगा तो वहां से फिर हम अपनी मर्जी से निकालें, और जिस डेप्थ के ऊपर वो जाके मीठा हो जाता है वहां से हम उसको निकालें, एग्रीकल्चर के लिए भी और पीने के लिए भी। ठीक। नहीं तो ये है कि इसमें कोई अब हमारे यहाँ कोई इस तरह की मनसूबाबंदी हुई है? हम हर साल जिक्र तो कर देते हैं जी इतने मिलियन एकड़ ज़ाया हो जाता है, और लेकिन उसके ऊपर कोई काम तो आज तक कभी हुआ नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे हिसाब से, ये इर्सा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एक्सेस पानी को, क्योंकि किसी साल नहीं भी होता, लेकिन जब होता है तो उसका एक मास्टर प्लान बनना चाहिए सिविल वर्क्स का कि किस तरीके से उस पानी को स्टोर किया जाएगा। लेकिन क्योंकि इर्सा जो है सारा पानी के सिस्टम को मैनेज कर रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि पानी को, जो एक्सेस पानी है उसको स्टोर करने का एक मास्टर प्लान बनाए पूरे मुल्क में, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ताकि पानी को स्टोर कर सकें। और फिर मसलन जैसे हमारा ये मुल्तान के पास जो हमारा पंजनद का जो एरिया है, अब यहाँ से हम पानी सोलर से अपलिफ्ट करके बलूचिस्तान को दे सकते हैं। हम डेरा इस्माइल खान के पास वहाँ पे एक ये चश्मा अपलिफ्ट कैनाल का प्रोजेक्ट बनाया था चेयरमैन वाबदा शमसुल मुल्क साहब ने, कि वहाँ से हम 10 मेगावाट की सोलर लगा के पानी जो है वो हम डेरा इस्माइल खान और दराबान के एरिया को दे सकते हैं, ताकि ये सारा जो हमारे मगरिब का इलाका जो है उसको पानी की बहुत जरूरत है, जो पहाड़ी के उस पार है, बलोचिस्तान का, टीपी का, हम उनको भी पानी दें, हम सिंध, नॉर्थ सिंध को भी पानी दें, हम साउथ पंजाब को भी पानी दें, और हम ईस्टर्न पंजाब जो हमारा बॉर्डर के करीब वाला पंजाब है, जो हमारा चोलिस्तान का एरिया है, उसको भी हम पानी दें। और ये हम दे सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अगर आप कहें एक इदारे की, वो इर्सा की है। ठीक है। अच्छा, मैं सुलेमान साहब एक सवाल ले लें, फिर आप अपनी बात भी करें। ये दोनों के फंक्शंस या जिम्मेदारी ओवरलैप नहीं करती, वापडा की और इरसा की? नहीं, वापडा कंस्ट्रक्शन या इम्प्लीमेंट करेगा, अगर इरसा प्रोजेक्ट तो चलो प्रपोज कर सकता है ना। नहीं, बात इस फंडिंग को, प्लानिंग जो है वो पानी कहाँ से गुजरना है, किस तरह, ये तो इरसा ने करनी, इरसा के पास ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो वर्किंग है वो करनी है वापडा ने, इम्प्लीमेंटेशन उनके पास। बात इस चीज़ की है
कि इसके ऊपर ये जहाँ तक ये मोहसिन साहब शायद बोल रहे हैं इस बात को, शमसुल मुल्क साहब जो है हमारे पैटर्न चीफ हैं और एक बड़ा गहरा लिंक है हमारा, तकरीबन ठीक है, आपकी इस काउंसिल के भी हैं ना, चले आ रहे हैं हमारी उसके वो। और ये बड़ी अच्छी खबर है कि आजकल वो हयात है और इस्माइल माशाल्लाह वो एक्टिव है से, ये चश्मा बराज से जो अपना ये उन्होंने जी कहा कि अपलिफ्ट करके उसके वो मुखालिफ हैं। अच्छा, वो हम भी मुखालिफ हैं। शमसुल मुल्क साहब मुखालिफ हैं। उसके क्या टेक्निकल रीजंस क्या हैं? टेक्निकल रीज़न आपको इल्म होना चाहिए कि केपीके के हिस्से में तकरीबन कोई 4.5 मिलियन एकड़ फुट पानी एक्सेस आता है अगर हम सारे पानी को कंट्रोल कर लें। और केपीके में सिर्फ जनूबी इलाके हैं जो कि बंजर हैं। हाँ, ठीक है। आप देखें, और तकरीबन कोई 25-30 लाख एकड़ रकबा जो है वो बंजर है। उसे आप इतनी बड़ी पावर को आप तकरीबन 100-150 फुट पे किस तरह लेके जाएंगे, कितनी चाहिए, और फिर उसमें जो सिल्ट सिस्टम है उसे किस तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। और फिर एक बात है, शमसुल मुल्क साहब ने बाहर कहा है कि मुझे 500 रुपये फी एकड़ वाला पानी चाहिए, मुझे 8,000 रुपये फी एकड़ वाला पानी नहीं चाहिए। हाँ, ये भी तो है ना, अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। उस चीज़ को अफोर्डेबिलिटी पहले इनपुट्स हमारे महंगे हैं। दूसरी चीज़ ये है, हमने पूरा सिस्टम किया है कि इंडस बेसिन डेवलपमेंट के ऊपर पूरा हमने वर्क किया हुआ है। ठीक है। आपका जो गुद्दू बराज जो फर्स्ट आपकी एंटाइटलमेंट है आपके सिंध के अंदर, वो तो सतह समंदर से अपना 70 मीटर ऊंचा है और मोस्टली थर 75 मीटर ऊंचा है। नहीं तो वो समंदर आ नहीं जाता, उसके बैकलैश आता है कोई समंदर? नहीं, वो तो सिर्फ आपके सजावल बदीन सजावल वगैरह उधर तक रहता है, उधर तक ज़्यादा आगे नहीं आता। बदीन तक आता है। ये आपका जो गुद्दू बराज है जो कि सिंध की एंट्री पॉइंट है, वो सतह समंदर से 70 मीटर ऊंचा है और मोस्टली थर जो ईस्ट में है वो 75 मीटर ऊंचा है। तो 70 मीटर से 75 मीटर पानी किस तरह जाएगा, और वो भी इतनी बड़ा हाइट पे, 100-150 किलोमीटर दूर। और तकरीबन हमने जो वो पानी है वो हम वहाँ पर पहुँचाएंगे और वो भी 5 मीटर ऊपर। प्रैक्टिकेबल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकेबल है। जो मैं वो बात कर रहा था कि अगर आपके कालाबाग झेलम लेक बनते हैं, देखें पानी एक्सेस कहाँ है कहाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आज तक हमारे जो बड़े बड़े बैठे हैं जो कि अपने सीटों पर बैठे हैं और प्लानिंग करते हैं, क्या उन्होंने ये प्लान किया कि हमारे पास बड़े बड़ों के साथ आपने यो भी क्या मोटे और कमबख्त बड़े को आपने सिंबल अच्छा दिया। कमबख्तों ने बेड़ा गर्क किया हुआ पाकिस्तान का। इन कमबख्तों ने आज तक ये प्लान नहीं किया कि पाकिस्तान का टोटल अवेलेबल वाटर कितना है, उसे हमने यूजेबल किस तरह बनाना है। लेकिन माजरत के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त आपने ख़त्म हो गया, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जनाब सुलेमान खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। लेकिन हम कोई निश्चित करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये बहुत अहम इशू है। तो जनाब, ये बातचीत आज हुई, तो वाटर जो हमारा एक बड़ा क्रूशल इशू है, जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़मीनों की ज़िंदगी है, हमारी इकॉनमी की, मैं समझता हूँ एक लाइफ लाइन है, उस पर आज हमने सेरासल बहस की है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।